नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक है, अच्छे से हो। गणपति का त्योहार आ रहा है, लेकिन हम ये त्योहार घर में ही रहकर मनाएंगे। तो चलिए, आज हम सबसे पहले आज का विषय पढ़ते हैं। आज का विषय हमारा है परिसर अध्ययन। आज हम परिसर अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, आज दिनांक है 20 अगस्त 2020 और आज का दिन है गुरुवार। आज का सुविचार है पेड़ लगाओ देश बचाओ। ठीक है, अभी बच्चों आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं। सभी लोग पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं ना। तो हम पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हम गर्मी में अप्रैल महीने में जब हमारी परीक्षा खत्म हो जाती है, तो उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है स्कूल की 1.5 महीने की। तो हम घूमने के लिए जाते हैं। तो सब लोग घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? अच्छा, कुछ लोग नानी के घर पे जाते हैं, कुछ लोग मामी के घर पे जाते हैं, कुछ लोग दादी के घर पे जाते हैं। और ज्यादातर बच्चे कहाँ जाते हैं? बताइए कहाँ जाते हैं? हाँ, सही कहा आपने। ज्यादातर बच्चे जैसे छुट्टी होती है हम लोग अपने गांव जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? अपने गांव। ये देखिए, यही ऐसे ही रहता है ना हमारा गांव। देखा है ना सबने, गांव जाते हैं वहां पे कच्ची सड़कें रहती हैं, कच्चे घर रहते हैं, है ना। प्राणी, पालतू प्राणियों को घर में पाला जाता है, देखा है ना सभी लोगों ने। तो ऐसे ही, तो आज हम गांव के बारे में पढ़ेंगे। हमारे गांव में क्या क्या है, गांव कैसे बना, गांव में ऐतिहासिक वस्तु क्या है। तो आज इसी से संबंधित हम आज का जो पाठ है, पाठ 6, हमारे गांव का परिचय, यह पाठ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे गांव का परिचय, सबका गांव अलग अलग जगह होता है। जितने बच्चे, सबका गांव तो एक जगह नहीं है ना, सबका गांव अलग अलग है। सबके गांव की अलग अलग विशेषता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गांव बना कैसे। गांव बनने में मतलब शुरुआत कैसे हुई गांव बनने की। शुरुआत में तो मनुष्य ऐसे ही तो गांव नहीं बना लिया होगा। तो आज उसी से संबंधित हम पाठ पढ़ेंगे, पाठ 6, हमारे गांव का परिचय। तो सबसे पहले हम खेल खेलते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने एक शब्द पहेली दिया है। इस शब्द पहेली में हम खेल है। खेल में क्या खेलना है? इसमें हमें गांव का नाम ढूंढना है कि कौन कौन सा गांव इसमें है। ठीक है, तो चलिए पहले हम ढूंढते हैं कौन कौन से गांव है इस शब्द पहेली में। देखिए, यहाँ पे मैंने गोल किया है, लाल लाइन से गोल किया है। जो जो गांव इस शब्द पहेली में है, मैंने उसे क्या किया है, लाल पेन से गोल किया है। कौन से हैं? भंडारा है, सातारा है, जालना है, बीड़ है, सावंतवाड़ी है, देहू है, कोल्हापुर है, सोलापुर है। ये सारे गांव, ये जितने भी गांव हैं, महाराष्ट्र राज्य के हैं। मैंने इसके पहले पार्ट में पढ़ाया था आपको कि हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। तो ये जितने भी, ये शब्द पहेली में जितने भी गांव हैं, ये सब महाराष्ट्र राज्य के गांव हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि गांव कैसे बना। गांव बनने के लिए मतलब कितना समय लगा। तो पहले आपको पता है, जब इस पृथ्वी पे मनुष्य का जन्म हुआ था, मानव जब मतलब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उस वक्त मानव क्या करता था? दिन भर घूमता था। ठीक है, दिन भर घूमता था, जो मिल गया खा लेता था, और जहां रात होती थी वहीं पर वह सो जाता था। तो हम कह सकते हैं जो प्राचीन काल का यानी पाषाण युग का जो मानव था, उसका जो जीवन था वह घुमंतु जीवन था। घुमंतु जीवन मतलब घूमने वाला जीवन। वह दिन भर घूमता था और जहां रात होती थी वहीं पर वह खाकर सो जाता था। लेकिन अब दिन भर वो उसे खाने के लिए कुछ तो चाहिए। जीवन तो उसका मतलब घूमने वाला जीवन था, लेकिन खाने के लिए वो क्या खाता था? उसने वो खाने के लिए वो क्या करता था? जो जानवर थे
उनको वो मारता था, खाने के बाद उनके जो मांस रहते थे वह मांस खाता था। तो प्राणियों के वो मांस खाता था। देखिए यहाँ पे इस चित्र में मैंने आपको दिखाया है कि वो प्राणियों को मार के उसके मांस वह खाता था। और उसे आग के बारे में जानकारी नहीं थी तभी। तो पहले उसे जब के पाषाण युग के मनुष्य को शुरुआत में अग्नि की जानकारी नहीं थी, आग की जानकारी नहीं थी, तो वह जब मांस खाता था वह कच्चे ही खाता था। लेकिन जब उसे आग की जानकारी हुई तब वो मांस ये सब वह भून कर खाने लगा। तो वह अपना जीवन जीने के लिए मारे गए प्राणियों के मांस खाता था और कंदमूल खाता था। ये देखिए ये कंदमूल है। तो उनका जीवन प्राणियों के मांस और कंदमूल पर निर्भर था, मतलब ये खाकर वह अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, जैसे हम खाने में क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज ना मम्मी व्यवस्थित खाना बनाती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था क्योंकि उनके पास इतनी जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो वो प्राणियों के मांस और कंदमूल खाकर ही अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद आगे चलकर उसने खेती की खोज की। उसने देखा कि बीज गिर रहा है, उसमें से अंकुर फूट रहे हैं। उसने सोचा कि पेड़ कैसे बढ़ता है। जब उसने सोचा और उसने ध्यान दिया तो उसे खेती की खोज की, खेती किस तरह से की जाती है। यहाँ पर उसने देखिए खेती की खोज करने के बाद उसका जीवन थोड़ा स्थिर हो गया, क्योंकि अगर हम खेती करेंगे तो हम एक जगह स्थिर रहेंगे तो ही कर सकते हैं। अगर घुमंतु जीवन रहेगा तो हम खेती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जब उसने खेती की खोज की तो उसके बाद उसका रहना एक जगह स्थिर हुआ। तो अब जब स्थिर हुआ खेती करने के लिए, तो उसने देखा कि कहाँ रह सकते हैं। तो उस जगह पे उसने देखा कि जहां पे जमीन और पानी, जहां पे समतल जमीन हो, पानी की व्यवस्था हो, ऐसे जगह पर वह बस्तियां बनाकर रहने लगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पानी है, जमीन है, ऐसे जगह पर वह बस्तियां बनाकर रहने लगा ताकि उसे खेती करने के लिए आसानी हो। उसके बाद अब सब स्थिर हो गए, नहीं अब खेती का काम शुरू हो गया, खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं खेती करना है। तो वहां पे उन्होंने ये देखिए यहाँ पे एक ही स्थान पर घर बनाकर रहने लगे, क्योंकि खेती का काम कोई एक अकेले व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, एक अकेले आदमी तो नहीं कर सकता। तो खेती के काम के लिए वो लोग क्या करने लगे, बस्ती बना के एक दूसरे के पास घर बनाकर वह रहने लगे। अब खेती करने के लिए वो एक दूसरे की मदद करने लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खेती में बहुत सारा काम होता है, जैसे जुताई होता है, बुआई होता है, कटाई होता है, बहुत सारा काम होता है और उसके लिए औजार भी लगते हैं। ठीक है, तो वो सारा काम एक आदमी अकेले नहीं कर सकता था, उसके लिए बहुत सारे आदमियों की जरूरत रहती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे की मदद करने लगे। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करने लगे। जैसे हम घर में हैं तो हम घर में अकेले ही सारा काम तो नहीं कर सकते ना। अभी आप अपने घर का ही उदाहरण ले लीजिए, जैसे मम्मी है, पापा है ना। तो मम्मी घर का काम करती है, पापा बाहर से सामान कुछ लाना रहता है वो काम करते हैं ना। तो उसी तरह वो लोग भी खेती के काम में एक दूसरे की मदद करने लगे और एक दूसरे की सहायता से करने के कारण वह काम आसानी से होने लगा। क्योंकि जब खेती की खोज किया उन्होंने, उनके काम भी बढ़ गए, क्योंकि और वो सारा काम एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता था। ध्यान रखेंगे, काम बढ़ गए और एक आदमी पूरा काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उन्हें एक दूसरे की मदद करना था, एक दूसरे के मतलब सहायता चाहिए। तो हम सहायता कब कर सकते हैं, जब हमारा घर दूसरे के घर के पास रहेगा तो ही हम सहायता कर सकते हैं ना, वैसे तो सहायता नहीं कर सकते। अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले हमारे पास कौन आता है ना, हमारा पड़ोसी हमें मदद करने के लिए आता है ना। उसी तरह उनमें भी ये था कि हमें एक दूसरे की सहायता करना है,
मदद करना है, तो उन्होंने अपने जो घर बनाए वो एक दूसरे के पास बनाए। कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि उनके घर एक दूसरे के आस-पास थे, ताकि वे लोग एक दूसरे की सहायता आसानी से कर सकें। ठीक है। अभी उनके घर तो पास हो गए, इनसे बस्तियां बन गई, घर आस पास हो गया है, सबके घर पास पास बन गए और बस्तियों का निर्माण हो गया। अब खेत, मैंने आपको बताया खेती का काम होने के कारण काम बहुत बढ़ गए, तो उनमें कामों का बंटवारा किया गया। यहाँ पे देखिए, कामों का बंटवारा किया गया, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता था, तो उन्होंने काम का बंटवारा कर दिया कि कोई जैसे औजार बनाएगा, कोई कपड़ा बुनेगा, इस तरह से उन्होंने कामों का बंटवारा कर दिया। यहाँ पे देखिए कौन कौन से काम बढ़ गए, जैसे लकड़ी के औजार बनाना है, आभूषण बनाना है, कपड़ा बुनना है, मिट्टी के बर्तन बनाना है। इस चित्र में आप देखेंगे सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वहां पे सबके कामों का विभाजन कर दिया गया। कामों का विभाजन करने के कारण फायदा क्या हुआ? पहला फायदा ये हुआ कि समय की बचत हुई। दूसरा फायदा ये हुआ कि अगर हम कोई एक काम करते हैं तो वह काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं, अच्छे मतलब उसमें अलग अलग सोच करके हम अच्छे रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके समय की बचत हुई और वो जो काम था ना, वो और अच्छे से करने लगे। ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए खेती के औजार, ये आपकी किताब में भी दिया है, खेती के औजार। खेती करने के लिए जाता है। अब ये तो हमारा हो गया पाषाण युग का। पाषाण युग में मनुष्य ने किस तरह से खेती की खोज की, मनुष्य किस तरह से आगे बढ़ा, इसके बारे में जानकारी। अब हमारे गांव के परिचय में दूसरा जो हमारा विषय है ऐतिहासिक वास्तु। ऐतिहासिक वास्तु, ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिक मतलब पुराना, प्राचीन, पाषाण, या फिर बोल सकते हैं ना मध्यकाल में जो मंदिर मस्जिद ये सब जो बने थे, वो सब क्या है? हमारे ऐतिहासिक वास्तु। गांव की पहचान होती है। कहीं कहीं पे देखेंगे कोई कोई मंदिर बहुत बड़ा रहता है, उसकी वजह से ही उसके हमें वहां की पहचान होती है, अच्छा यहाँ का ये मंदिर फेमस है। ठीक है। अभी मैं आपको उससे संबंधित चित्र दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा क्या है? मंदिर है। ये हमारा क्या है? मंदिर। मंदिर में हम लोग जाते हैं ना पूजा करने के लिए, मंदिर है। ये हमारा क्या है? मस्जिद है। इसे हम क्या कहेंगे? मस्जिद। ये हमारा क्या है? किला। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें ऐतिहासिक हैं, ये हमने नहीं बनाया है। ठीक है, ये पहले से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, ये हमारे ऐतिहासिक वस्तु है, जिन्हें सहेज कर रखना हमारा कर्तव्य है। ये देखिए, ये क्या है? वस्तु संग्रहालय। वस्तु संग्रहालय का अर्थ होता है, वस्तु संग्रहालय, वस्तु मतलब सामान को संग्रह करके रखने का। जहां पे वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है, उसे वस्तु संग्रहालय कहते हैं। ये वस्तु संग्रहालय जो है, इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। ये मुंबई में ही। आपके पास आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी जाएंगे वहां पर, तो देखेंगे यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उनको वहां पर सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, ताकि उस काल में वो कैसे वस्त्र पहनते थे, उनकी मुद्राएं मतलब पैसा वो कैसा यूज करते थे, उनका जीवन कैसा था, तो उससे संबंधित छोटी छोटी बातें आप जाकर देखेंगे ना, तो वहां पर सब एकत्र करके रखा गया है। इसको म्यूजियम भी बोलते हैं। तो आप वहां जाके देखेंगे ना,
तो हमें हमारा जो ऐतिहासिक काल था, हमारा जो पीछे के समय के लोग थे वो किस तरह रहते थे, उसके बारे में जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, ये वस्तु संग्रहालय है। अगर आपके पास अपने मम्मी के पापा के साथ यहाँ पे जरूर जाएंगे और उसे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गुफा। ये गुफा भी हमारी क्या है, ऐतिहासिक धरोहर है। जैसे आपने सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं। ठीक है, ये बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि ये गुफा मतलब बोलेंगे बहुत बड़ी है और बहुत अच्छी है। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, घूमने के लिए अगर कभी जाओ तो वहां पर आप घूम सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। मैंने आपको बताया मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, वस्तु संग्रहालय और गुफा, ये सारे हमारे क्या है, वास्तु हैं, और इनके ही आधार पर गांव की पहचान होती है। और साथ में ही इन्हीं वस्तुओं के कारण हमारे गांव की जो संपन्नता है वह हमें मालूम पड़ती है। और हमारा जो इतिहास है, हमारा पुराना इतिहास क्या है, इन्हीं के द्वारा हमें जानने में सहायता मिलती है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये हमारी सबसे मूल्यवान धरोहर है, मतलब ये सबसे मूल्यवान वस्तु है, इसलिए इसे हमें सुरक्षित रखना चाहिए। अभी जब गांव का धार्मिक मेला, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। अभी जैसे गांव में कोई कोई बहुत बड़ा मेला लग जाता है ना, कहीं कहीं पे बोलते ना, अभी हमारे गांव में देखो दशहरे का मेला लगता है ना, सब दशहरे के मेले के लिए जाते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, अभी सबसे नजदीक कौन सा त्योहार आ रहा है, गणपति का त्योहार आ रहा है ना। तो गणपति के त्योहार में ऐसा बोला जाता है ना कि महाराष्ट्र में गणपति का त्योहार बहुत बड़े प्रमाण में मनाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। सुना होगा ना आप लोगों ने, हर रोड पे, गली में, हर जगह गणपति बप्पा बैठते हैं। तो सब लोग देखते हैं ना कि अरे वाह गणपति बप्पा बैठे। तो सारे मतलब आप देखेंगे तो सारे भारत देश में महाराष्ट्र राज्य गणपति त्योहार के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे गणपति त्योहार मनाया जाता है। इसी से उदाहरण मैं लेती हूँ, जैसे रायगढ़ किला, ये हमारा रायगढ़ किला है। और ये रायगढ़ किला, रायगढ़ किले के कारण ही रायगढ़ जिला हमारा प्रसिद्ध है। क्यों? ठीक है, रायगढ़ जिला किस कारण पहचाना जाता है, रायगढ़ किले के कारण रायगढ़ जिला पहचाना जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पे, अहमदनगर जिले में धामड़ गांव है। ठीक है, वो धामड़ गांव, उसका नाम धामड़ क्यों पड़ा, उसके पीछे कारण है। क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे धामड़ पेड़ बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं धामड़ के पेड़, इसलिए इस गांव का नाम धामड़ गांव पड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि धामड़ गांव क्यों पड़ा, अहमदनगर का जो जिला था उस वहां पे जो धामड़ गांव है उसका नाम धामड़ गांव क्यों पड़ा, तो आप बोलेंगे क्योंकि वहां पर धामड़ पेड़ अधिक प्रमाण में पाए जाते हैं, इसलिए वहां पे उसका नाम धामड़ गांव पड़ा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये हमारे कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ये इन्होंने सूरत से जब आ रहे थे, ठीक है, जब वो सूरत से आ रहे थे तो दिंडोरी एक गांव था, उस गांव में वो रुके थे। ठीक है, लेकिन जब वो वहां पे दिंडोरी गांव में वो रुके थे तो वहां पे रुकने के कारण उसका नाम तलेगांव रख दिया। अब तलेगांव क्यों रखा, वहां पे तो शिवाजी महाराज रुके थे, तो दिंडोरी हटा के तलेगांव रखने की क्या जरूरत थी, दिंडोरी रहने दिया होता। नहीं, क्यों रखा गया, क्योंकि तल, तल का मतलब होता है पड़ाव डालना, रुकना। तल का मतलब होता है पड़ाव डालना और रुकना होता है, इसलिए इस गांव का नाम तलेगांव, दिंडोरी हटाकर तलेगांव रख दिया गया। ठीक है, तो शिवाजी महाराज सूरत से आते समय जिस गांव में रुके थे उसका नाम क्या रख दिया गया, तलेगांव रख दिया गया।
ये हमारे ये हमारे शिवराम हरि राजगुरु जी हैं। ठीक है। इनका जन्म जो है वह पुणे जिले के खेड़ नामक गांव में हुआ था। ठीक है। ये हमारे एक बोलते ना क्रांतिकारी हैं। तो इनका जन्म खेड़ नामक गांव में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा जो बोलते हैं पहली से 7वीं तक की जो शिक्षा होती है वह उन्होंने खेड़ गांव में ही लिया था। और उसके बाद वह अमरावती चले गए। और इन्हें बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी। भाषा मतलब जो हम बोलते हैं, मराठी की, संस्कृत की, हिंदी की, उर्दू की, इंग्लिश की, बहुत सारी भाषाओं की इन्हें जानकारी थी। और इन्होंने आगे चलकर क्रांति कार्य का काम में भाग लिया। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो देश था वह अंग्रेजों की गुलामी में था। ठीक है। तो इन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मतलब अपने प्राण इन्होंने गवा दिए अपने देश को आजाद कराने के लिए। इसलिए अब उन्होंने जिस गांव में जन्म लिया था उसका नाम खेड़ गांव था। लेकिन ये राजगुरु जी अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण गवा दिए। इसलिए अब उनकी याद में खेड़ नाम हटाकर उस गांव का नाम राजगुरु नगर रखा गया। ठीक है। क्योंकि वो खेड़ गांव के थे और उन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए अपने जान गंवा दिए, तो वो खेड़ हटाकर उस गांव का नाम राजगुरु नगर रखा गया। अब आते हैं धरोहर। मैंने आपको बताया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, ये हमारे क्या है? धरोहर है। ये हमारे क्या है? धरोहर है, हमारे वास्तु है। और इनको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये जो है, ये धरोहर सब जगह है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। 18, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब उसका कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है? क्या जरूरत है कि विश्व विरासत दिवस मनाने की? जरूरत है ताकि हम अपने ऐतिहासिक वास्तु के प्रति सजग रहें। ठीक है। उन्हें संभाल कर रखें और उन लोगों में उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। इसलिए ये दिन निश्चित किया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। अभी ये धरोहर जो है, इसे सुरक्षित रखना किसका कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। इसे कौन सहेज कर रखेगा? हम सहेज कर रखेंगे। क्योंकि हम अगर इसे सुरक्षित रखेंगे, सहेज कर रखेंगे, तभी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे बाद की जो पीढ़ी है, उसे अच्छे से देख सकती है। आप कभी भी अगर कहीं ऐसे जगह पर जाओ तो वहां हमें कोई की आदत क्या होती है, वहां पे जाकर लिखने लगते हैं चौक से। ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और बोलते हैं ना, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये धरोहर सुरक्षित बना रहे, ये हमारा कर्तव्य है और इसे सहेज कर रखना ही हमारा दायित्व है। और इसीलिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे संत गाडगे महाराज। ये हमारे संत गाडगे महाराज हैं। ठीक है। इनका जो मूल नाम, यानी संत गाडगे के पहले इनका जो नाम था वो डेबूजी झिंगराजी जानोरकर था। ठीक है। और ये जो थे वो अमरावती जिले के दरियापुर तहसील के शेर गांव के रहने वाले थे। ठीक है। इन्होंने कीर्तन भजन के द्वारा लोगों को जागृत किया और ये सबसे खुद ही क्वेश्चन करते थे, अच्छा बताओ हम गरीब क्यों हैं? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण
इन्होंने बताया क्योंकि हम अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम कोई भी चीज अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने से हमें सोचने की, समझने की, जो बोलते हैं सोचने समझने का कौशल हमारे अंदर विकसित होता है। तो इन्होंने लोगों को बताया कि हम क्यों, मतलब हम क्यों गरीब है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपने कीर्तन में लोगों को बताया कि आप पढ़ो लिखो, और सबसे पढ़ाई करने का आह्वान किया कि अगर आप पढ़ाई करते हो तभी आप जागृत हो सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप खुद ही सोचिए, अगर आप स्कूल नहीं जाते, अगर आप घर पे ही रहते, तो आपको कुछ आता नहीं आता। गिनती है, पहाड़ा है, जोड़ घटाना है, किताब पढ़ने, ये हमें कब आता है? जब हम स्कूल जाते हैं, तो तभी हमें ये सारी चीजें आती है। तो उन्होंने ये चीज संत गाडगे महाराज ने पहले ही बता दिया था। अगर हमें अपना विकास करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। हम पढ़ाई करके ही आगे बढ़ सकते हैं। और उन्होंने लोगों को पढ़ाई करने का आह्वान किया। इसके बाद है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का मतलब क्या होता है? तो जो बाजार सप्ताह में एक बार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। सप्ताह का अर्थ क्या होता है? आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, ये 7 दिन एक सप्ताह में होते हैं। इन 7 दिनों का ही क्या होता है? सप्ताह होता है। और जो बाजार सप्ताह में लगते हैं, सप्ताह में एक दिन लगते हैं, उसे ही हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर से बता रही हूं, जो बाजार सप्ताह में एक बार लगता है उसे ही हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जैसे आप आसपास देखते होंगे, जहां रहते होंगे, कभी बोलते ना आज गुरुवार का बाजार लगा है, कहीं कहीं मंगलवार का बाजार लगता है, कहीं कहीं बोलते हैं शुक्रवार का बाजार लगता है। तो अलग अलग बोलते ना, अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन निश्चित किया गया रहता है, उस हिसाब से वह बाजार लगता है। लेकिन यह बाजार साप्ताहिक बाजार होता है और वह सप्ताह में एक ही दिन लगता है। कोई भी दिन लग सकता है, लेकिन एक, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ पर बुधवार को बाजार लगता है, तो हर सप्ताह के बुधवार को वह बाजार लगता है। अब साप्ताहिक बाजार जो लगता है उसके फायदे क्या होते हैं? तो जो हमारी रोज की आवश्यकताएं हैं, जो हम रोज यूज करने वाले, जैसे अनाज हो गया, दाल चावल हो गया, ठीक है, सब्जी हो गई, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, बहुत सारे जो बाजार चीजें होती है वो हमें साप्ताहिक बाजार में आसानी से मिल जाता है। और जो गांव के लोग होते हैं वह साप्ताहिक बाजार पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि इस बाजार में उन्हें सारी आवश्यक की जो वस्तुएं हैं वह मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको चित्र में दिखाया है, देखिए यहाँ पे सब्जी बेचते हुए, यहाँ पे अनाज बेचते हुए, और ये सारी चीजें उन्हें आसानी से साप्ताहिक बाजार में मिल जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है कपड़ा है, खेती के औजार हैं, ये सब बाजार, ये सारी चीजें उन्हें साप्ताहिक बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। साप्ताहिक बाजार के 2 फायदे होते हैं। पहला कि सारी वस्तुएं एक जगह एक ही दिन जाने से सारी वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाती हैं। दूसरा, गांव में जब साप्ताहिक बाजार लगता है तो एक ही दिन लगता है, तो सारे लोग एक ही दिन वहां सामान लेने के लिए जाते हैं। इसी बहाने वह एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं, एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, और एक दूसरे से बोलते ना मिलना जुलना भी उनका हो जाता है। उसके बाद है परिवहन के साधन। परिवहन के साधन, परिवहन मतलब क्या? जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ साधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे
मतलब आप सांता क्रूज में रहते हो, अगर आपको खार जाना है, या तो हम ट्रेन से जाते हैं, या तो हम बस से जाते हैं, या रिक्शा से जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, परिवहन के साधन। तो यहाँ पे देखिए बस है, बैलगाड़ी है, ट्रक है, ये सब क्या है, परिवहन के साधन है, ठीक है। अब उसके बाद आता है बाजार के प्रकार। तो बाजार के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे फूलों का बाजार, फलों का बाजार, सब्जी का बाजार, कपड़े बाजार। तो आप अगर बाजार में जाते होंगे तो जो फूल का बाजार, अगर फूल बाजार जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ फूल मिलेगा। सब्जी बाजार में जाएंगे तो वहां पे सिर्फ आपको सब्जी मिलेगा। कपड़े बाजार में जाएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ कपड़े मिलेगा। इस तरह से अलग अलग बाजारों के नाम फेमस होते हैं। उसी तरह बोलते हैं ना, प्राणियों के भी बाजार होते हैं, ठीक है। प्राणियों को भी बेचने के और खरीदने के भी बाजार लगते हैं। तो ये जो है प्राणियों का जो बाजार है वो कहाँ लगता है, तो पुणे जिले के जेंजुरी और अहमदनगर जिले के मढ़ी नामक स्थान पर गधों की हाट के लिए प्रसिद्ध है। गधों की हाट के लिए जेंजुरी और मढ़ी, ये दो जगह बहुत अधिक प्रमाण में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे गधों की, बोलते ना, गधों को खरीदा और बेचा जाता है। चलिए, यहाँ पे अभी हमने इस पार्ट में क्या सीखा कि कई बस्तियों को मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है, ठीक है। खेती की खोज होने के बाद मैंने ये भी बताया आपको कि खेती की जब खोज हुई तो मनुष्य के काम बढ़ गए, और ये सारे काम एक इंसान अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए कामों का बंटवारा किया गया। और कुछ कुछ गांव का परिचय ऐतिहासिक वस्तुओं के कारण होता है, और गांव के निवासी और उनके महत्वपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप ही गांवों का गौरव प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कहीं कहीं के जो गांव है वहां के मंदिर, कुछ स्मारक, कुछ फेमस होने के कारण उस गांव का नाम प्रसिद्ध होता है। और जो हम साप्ताहिक बाजार में जाते हैं वहां पर हमारी जो दैनिक वस्तुएं हैं वह हमें आसानी से मिल जाती हैं। सबको ये पाठ समझ में आया बच्चों? चलिए, अब हम इसके बाद इसका हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न दिया है, गांव में कौन कौन से वास्तु पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि गांव में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, स्मारक, किला, वस्तु संग्रहालय तथा गुफा, ये सारे वस्तु गांव में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि गांव का नाम किस कारण प्रसिद्ध होता है। तो मैंने आपको बताया था कि गांव का जो नाम है, गांव के धार्मिक मेले, यात्रा, किसी धार्मिक स्थान, किले इत्यादि के कारण गांव का नाम प्रसिद्ध होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जैसे रायगढ़ जिला है तो रायगढ़ जिला रायगढ़ किले के कारण प्रसिद्ध होता है। सबको ये पाठ समझ में आ गया?